नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का साधना आईएएस के इस ऑनलाइन कक्षा कार्यक्रम में। दोस्तों, कई बार किसी टॉपिक को ढंग से समझ लेने से न केवल उसके प्रश्नों का उत्तर सहज हो जाता है, बल्कि व्याख्या खंड भी और सहज हो जाता है। यानी आप व्याख्या करने में भी अपने आप को बहुत सहज महसूस करते हैं, क्योंकि टॉपिक की जो मूल भावना है या उसकी जो मूल संवेदना है आपको कई चीज़ों से कनेक्ट कर देती है। आज हम लोग इसी सिलसिले में देखेंगे निराला की रचना कुकुरमुत्ता को, और किस प्रकार कुकुरमुत्ता के प्रश्नों का उत्तर देखिए आसान हो सकता है, और ठीक उसी प्रकार इसकी व्याख्या को भी करना आपके लिए अत्यंत सहज हो सकता है। दोस्तों, कई लोगों ने इस पर कई बातें की। कई आलोचकों की दृष्टि में कुकुरमुत्ता मार्क्सवादी रचना प्रतीत हुई। कुछ लोगों ने यह मान लिया कि इस रचना में एक तरफ कुकुरमुत्ता है जो सर्वहारा का परिचायक है, किसानों मजदूरों का, और दूसरी तरफ गुलाब है जो पूंजीपतियों का परिचायक है। जाहिर सी बात है कि इस तरह का भ्रम आलोचना जगत में बनना स्वाभाविक था, क्योंकि कुकुरमुत्ता नवाब के महल में जो बाग बना है, उसी बाग में नकली पहाड़ी पर जो गंदगी जमी है, उसी गंदगी में यह उग आया है कुकुरमुत्ता। और जो गुलाब है, गुलाबों के लिए सुंदर क्यारियां बनी हैं, इनके रख रखाव के लिए माली हैं। अब ऐसे में गंदगी में उगे होने के कारण कोई भी मान सकता है कि भाई जो सर्वहारा है, जो आम आदमी है, जो जन सामान्य है, वह गंदी जगह पे रहता है, अभाव में जीता है, जैसे तैसे जीवन यापन करता है। और जो अमीर है वो एक व्यवस्था के बीच जीता है, एक तहजीब में रहता है, उसकी अपनी एक तरतीब है। यही देख करके आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी और डॉक्टर दूधनाथ सिंह जैसे आलोचकों ने यह मान लिया कि इस रचना कुकुरमुत्ता में, यानी निराला की रचना कुकुरमुत्ता में, जो कुकुरमुत्ता है वो सर्वहारा है, आम आदमी का परिचायक है, और जो गुलाब है वो पूंजीपतियों का प्रतिनिधि है। इस कविता में भ्रम का एक दो कारण और माना जा सकता है। एक कारण तो यह है कि कविता दो भाग में लिखी गई है। कितने भाग में लिखी गई है? पहले भाग में नवाब के महल की व्यवस्था है। एक थे नवाब, फारस से मंगाए थे गुलाब, सुंदर क्यारियां बनी थीं। जाहिर सी बात है कि जो कविता का पहला भाग है वह नवाब के आलीशान जीवन से जुड़ा हुआ है। बाग में सुंदर व्यवस्था है, कई माली नौकर चाकर हैं जो इस पूरी व्यवस्था को संभालने वाले हैं। तो पहला भाग ऐसा लग रहा है कि पूंजीपतियों से जुड़ा हुआ है। और दोस्तों, कविता का जो दूसरा भाग है वो नवाब के महल के बाहर
गरीबों की बस्ती से जुड़ा हुआ है। महल के बाहर बने थे झोंपड़े जो मिट्टी में थे कुछ अधगड़े। अब जाहिर सी बात है कि एक तरफ महल है और एक तरफ झोंपड़े हैं। दोस्तों, जिनमें कहीं मुर्गी कहीं अंडे, कहीं धूप खाते कंडे, जिंदगी की लंतरानी मोरियों में बिल बिलाते कीड़े, गड्डियों के परों के सेलरों के आप देखेंगे कई ऐसे भाव हैं। हवा बासीली पड़ गई, पूरी व्यवस्था सड़ी हुई है, रुकी हुई है। जिंदगी लंतरानी की तरह मानो बदबू मार रही है, मानो पूरी व्यवस्था में अवसाद है, गरीबी है, अभाव है, उपेक्षा है। इन झोंपड़ों में कौन रह रहे हैं? तो महल में तो नवाब है और इन झोंपड़ों में नवाब के नौकर चाकर, इक्कावान, गाड़ीवान, पिलवान, माली, साइस, यानी नवाब के नौकर चाकर जो मानो रचनाकार ने एक पंक्ति के द्वारा मानो रहते हों अफ्रीका के आदिम, जैसे वो दास रहते हों, अफ्रीकाई आदिम जनजातियां रह रही हों, जैसे पूरी व्यवस्था मानो गरीबों की है। ये जो बस्ती है, झोंपड़ों में रहने वाले जो लोग हैं वो सर्वहारा के परिचायक प्रतीत हो रहे हैं और महल में रहने वाला नवाब पूंजीपतियों का। जाहिर सी बात है, एक तो कविता में दो भाग है दोस्तों। पहले भाग में नवाब के महल की व्यवस्था है, वहाँ सौंदर्य है, क्यारियाँ बनाई गई हैं, सुंदर फूल लगे हैं, बागवानी है, एक व्यवस्था है। और जो दूसरे भाग में व्यवस्था नहीं है, अव्यवस्था है। जिंदगी मानो चरमराई हुई है, कहीं मुर्गी कहीं अंडे, कहीं धूप खाते कंडे। जैसे कीड़े मकोड़े की तरह ये गरीब बिलबिला रहे हैं। चारों ओर से हवा बासीली पड़ गई, कोई ताजगी नहीं, कोई स्वच्छता नहीं, वही बासी जीवन। और ऊपर से इस कविता में जो कुकुरमुत्ता है वह नकली पहाड़ी की गंदगी में एक तो उग आया है और अब गुलाब को वह गालियां देता है। वह कहता, अबे सुन बे गुलाब, भूल मत पाई जो तूने खुशबू रंगोआब, खून चूसा खाद का तूने असिस्ट, डाल पर इतराता है कैपिटलिस्ट। जाहिर सी बात है कि कुकुरमुत्ता गुलाब को कैपिटलिस्ट कहता है, उसे खून चूसने वाला कहता है, असिस्ट कहता है। यदि कुछ और पंक्तियों को लेकर के हम आगे बढ़ें तो ये वही कुकुरमुत्ता है जो कहता है, रोज पड़ता रहा पानी तू हरामी खानदानी। समझा जा सकता है कि आज जो मार्क्सवाद की परिभाषा है वो कुछ इस प्रकार है कि आज का मार्क्सवादी सिर्फ फूहड़ और अश्लील गालियों का सहारा लेता है और मार्क्सवादियों की ही भाषा का प्रयोग करता है कुकुरमुत्ता। इसलिए वह गुलाब को कमीना कहता है, हरामी कहता है, कई भदेस गालियां बकता है, खून चूसने वाला, औरतों से प्रेम करने वाला, यानी एक नंबर का अय्यास बताता है। किसको? गुलाब को। सीधे साधे पाठक गण को या भोले भाले आलोचकों को निराला की यह कविता बिल्कुल प्रतीत हो सकती है कि मार्क्सवादी है और कहीं ना कहीं कुकुरमुत्ता सर्वहारा का प्रतीक है, आम जनमानस का प्रतीक है। दोस्तों, दो बातें हैं इसको समझने लायक। एक तो याद रखिए कि निराला का संबंध छायावाद से था। जाहिर सी बात है कि छायावाद में जो काव्य संस्कार रहे हैं वो अभिजात्य मूलक हैं।
देखा जाए तो छायावादी कविताओं में नायक कहीं राम हैं, कहीं मनु हैं। यदि प्रकृति को भी देखें तो वह पर्यटन की दृष्टि से सौंदर्य से भरी हुई है, अभिजात्य मूलक है। भाषा की दृष्टि से देखें तो वह भी तत्समनिष्ठ है। यानी छायावादी कविता में एक तो नायक अभिजात्य राम और मनु जैसे लोग, दूसरी बात भाषा तत्समनिष्ठ है, और जो प्रकृति का चित्रण है दोस्तों वो भी अभिजात्य मूलक है। समझिए, व्यक्ति के अभिजात्य भावों का चित्रण छायावाद में आप देख सकते हैं। लेकिन ठीक छायावाद के आगे जो प्रगतिवाद आया दोस्तों, तो प्रगतिवाद यानी दर्शन के क्षेत्र में जो मार्क्सवाद है वही साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद है। ऐसे में प्रगतिवाद में नायक किसान और मजदूर है, सर्वहारा है। उसके शोषण की कथा, उसकी यातना की गाथा प्रगतिवादियों ने रचने की कोशिश की। यानी प्रगतिवाद में शोषित पीड़ित मानवता की चर्चा है। नायक अभिजात्य न होकर सर्वहारा है, शोषित है, किसान है, मजदूर है। अब एक दूसरी बात कि भाई यदि नायक सर्वहारा है तो उसकी भाषा कैसी होगी? तत्समनिष्ठ ना होकर तद्भव और देशज निष्ठ होगी। कैसी होगी दोस्तों? तद्भव और देशज। इसलिए निराला की जब राम की शक्ति पूजा पढ़ते हैं तो रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा रह गया राम, रावण का अपराजय समर आज का। कहाँ ऐसी भाषा है? मित्रवर विजय होगी न समर, अन्याय जिधर है शक्ति उधर। जब आप ऐसी पंक्तियों को देखते हैं और उसके बाद फिर कुकुरमुत्ता की पंक्ति देखते हैं, अबे सुन बे गुलाब, तू नहीं मैं बड़ा, खून चूसने वाला, इस प्रकार की भाषा है, ऐसे शब्दावली हैं, तो किसी को भी भ्रम हो सकता है कि निराला, ध्यान से सुनिएगा, निराला जो छायावाद से जुड़े हुए थे, छायावाद की काल सीमा 1920 से 1936 की रही है और प्रगतिवाद की काल सीमा 1936 से 1943 तक की रही है। जाहिर सी बात है कि निराला के छायावादी संस्कार बदल गए, लोगों को लग सकता है। तभी तो कुकुरमुत्ता में उन्होंने नायक कुकुरमुत्ता को बनाया, एक सर्वहारा गंदगी में उगने वाले जन सामान्य को बनाया, उसके अभाव उपेक्षा को लिखने की कोशिश की। और भाषा भी तद्भवनिष्ठ है, देशजनिष्ठ है। जाहिर सी बात है कि आम पाठक को भी और आलोचकों को भी यह लगने लगा कि निराला के छायावादी संस्कार, अभिजात्य मूलक संस्कार बदल गए, प्रगतिवादी संस्कार में रूपांतरित हुए। कहीं निराला पर मार्क्सवाद का तो प्रभाव नहीं चढ़ गया। इसलिए प्रभाकर माचवे जैसे मार्क्सवादियों ने भी एक बात कह दी कि लगता है कि कुकुरमुत्ता से निराला के छायावादी संस्कार कहीं बदल गए। उनकी कविता यहाँ से थोड़ी देर के लिए रुकी, ठिठकी, मुड़ी और फिर कुलाचे भरती दौड़ पड़ी। वहाँ से मानो ऐसा लगता है इस कुकुरमुत्ता से निराला की कविता में एक नवीन प्रस्थान बिंदु को देखा जा सकता, मतलब बदलाव को सीधे अर्थ में समझिए। दोस्तों, कुछ और भी बातें रहीं कि कुकुरमुत्ता को लोगों ने मान लिया कि यह सर्वहारा को केंद्र में रख करके, यानी इसमें जो कुकुरमुत्ता है वो सर्वहारा है और वह पूंजीपतियों को कोस रहा है, अर्थात निराला पर मार्क्सवाद का प्रभाव जमने लगा था और यह कविता मार्क्सवादी कविता है। कुछ और बातें जैसे निराला धीरे धीरे किसानों मजदूरों की कविताएं लिखने लगे थे। यदि आप देखें तो भिक्षुक, एक गरीब भिखारी की कविता लिख रहे हैं। वह तोड़ती पत्थर, एक मजदूर स्त्री की कविता लिख रहे हैं। बनबेला, कहाँ जूही की कली लिखने वाले निराला अब बन की बेला को नायक बना करके कविता लिख रहे हैं।
गरम पकौड़ी। उसकी पंक्तियां सुनिएगा तो आपको लगने लगेगा कि निराला क्या सच में मार्क्सवाद की ओर बढ़ रहे थे। लिखते हैं, गरम पकौड़ी ऐ गरम पकौड़ी, नमक मिर्च मिली हुई, तेल की भुनी हुई, तेरे लिए मैंने छोड़ी, बामन के हाथ की तली हुई घी की कचौड़ी। यानी किसी ब्राह्मण ने घी की कचौड़ी बनाई हो, अभिजात्य उस कचौड़ी को छोड़कर तेल, सरसों तेल की तली भुनी हुई गरम पकौड़ी को मैंने खाया और बेशक मेरी जीभ जल गई, सिसकियां निकली हजार, फिर भी मैंने तुझे दांतों से नहीं छोड़ी, कंजूस ने ज्यों कौड़ी। लोगों को लगने लगा कि बादल राग, कुकुरमुत्ता, वह तोड़ती पत्थर, भिक्षुक, बनबेला, इस प्रकार की कविता लिखने वाले निराला क्या वास्तव में कहीं मार्क्सवादी तो नहीं होते जा रहे थे? क्योंकि याद रखिए, छायावाद पर गांधीवाद का प्रभाव था, प्रगतिवाद पर मार्क्सवाद का प्रभाव था, और उससे बड़ी बात कि भाई छायावादी कविता 1920 से 1936 तक चली, लेकिन कुकुरमुत्ता को निराला ने लिखा 1941 में। कब लिखा? और प्रगतिवाद की काल सीमा क्या रही है? 1936 से 1943। तो विवाद का ये एक चौथा कारण हो गया। लोगों ने मान लिया कि कुकुरमुत्ता पूरी तरह मार्क्सवादी कविता है, इसमें कुकुरमुत्ता सर्वहारा है और गुलाब पूंजीपतियों का परिचायक है। एक बात समझिएगा, जो आज का मार्क्सवाद है वो वास्तव में छद्म मार्क्सवाद है। वो जिस समाजवाद की बात करता है वो सिर्फ उसका एक छलावा है। आज के मार्क्सवादी समाजवादी, आप अगर नेताओं की भी बात ले लें तो खुद तो रहते हैं ऊंचे ऊंचे महलों में, मोटर गाड़ियों में चलते हैं। वो गोदान का एक डायलॉग है ना, मज़े मज़े से हलवा पूरी खाते हैं, महलों में रहते हैं, नौकर चाकर हैं, जिंदगी आलीशान जीते और फिर भी कहते हैं कि हम दुखी हैं। राय साहब के बारे में गोबर कहता है। आज के मार्क्सवादी वाकई ऐसे हैं जो मार्क्सवाद की दुहाई तो देते हैं, किसानों मजदूरों के शोषण की बात तो करते हैं, पर वास्तव में दोस्तों देखा जाए तो उनके जीवन की शैली अभिजात्य मूलक है। गरीबों और किसानों को बहलाकर, उन्हें बरगलाकर, समाज को बांटकर ये सिर्फ अपनी रोटियां सेक रहे हैं। इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और वहाँ से लौट करके सब नेता बनते हैं, सब गरीबों पर ही शासन करते हैं और खुद भी कहते हैं कि ये गरीब के बेटे हैं। अब समझिए, ये जो कुकुरमुत्ता है वास्तव में सर्वहारा नहीं है और ना ही कहीं निराला मार्क्सवादी बने थे। निराला ने तो सिर्फ एक घोषणा की थी कि समाज को जो बांटे, समाज में जो भेद उत्पन्न करे, समाज में जो घृणा उत्पन्न करे, ऐसी कोई भी विचारधारा समाज के लिए फायदेमंद नहीं है। इसीलिए निराला मार्क्सवादियों की ही भाषा शैली में, तद्भव और देशजनिष्ठ शब्दावलियों में मानो मार्क्सवादियों को जवाब दे रहे थे। यदि आगे की कुछ पंक्तियों पर विचार करें तो निराला मार्क्सवादियों पर बरस पड़ते हैं। लिखते हैं, कहीं का रोड़ा कहीं का पत्थर टी.एस. एलियट ने जैसे दे मारा, जैसे कलम लेते ही रोके नहीं रुकता प्रोग्रेसिव के जोश का पारा। प्रगतिवादी लेखक संघ को ही प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के नाम से जाना गया। ये प्रगतिवादी रचनाकार अपने आप को प्रोग्रेसिव मानते हैं। सब देखेंगे अभिजात्य जीवन जीते हैं, लेकिन फिर भी खेतों में काम करने वाले मजदूरों, किसानों, उनके मटमैले हाथ पैरों पर इनकी कविता चलती है। मतलब अनुभूति इन्हें नहीं है किसानों की, गरीबों की, फिर भी ये शुष्क अभिव्यक्ति करते हैं, मानो मार्क्सवाद की जुगाली कर रहे हों, मानो मार्क्सवाद चीन और रूस जैसी
सामाजिक व्यवस्था में फल फूल रहे साम्यवाद का ये प्रचार तो करती हैं, लेकिन वास्तव में इन्होंने कभी खेतों में, खलिहानों में, खानों में जाकर उस जीवन को जिया नहीं। अर्थात इनकी जो रचनाएं हैं वो अनजिए, अनभोगे, अप्रामाणिक सत्य की तरह है। इसीलिए सिर्फ अनुभूति रहित कविता लिखते हैं। इनकी कविता में अभिव्यक्ति तो है, अनुभूति नहीं है। ये जो कुकुरमुत्ता है दोस्तों, वास्तव में ऐसे ही मार्क्सवादियों का परिचायक है। और फिर निराला व्यंग करते हैं कि जैसे पढ़ने वाले ने जिगर पर रखकर हाथ कह दिया, लिख दिया जहां सारा। आज मार्क्सवाद के फॉलोअर भी वैसे ही हैं। आज आप देखेंगे कि कई चीज़ें भारतीय राजनीति में, भारतीय समाज में बलवती हो रही हैं। जैसे आपने सुना होगा अर्बन नक्सलिज्म, या इस प्रकार के और जो शब्द हैं। देखा जाए तो दो तरह की विचारधाराएं। एक विचारधारा जो ऊंच नीच, गरीब अमीर किसी में भेद नहीं करती, उस विचारधारा को मानवतावाद कहते हैं। उसके लिए पूरा मानव समाज एक है। वह मानव मानव की एकता की बात करने वाली विचारधारा है। इस विचारधारा को भारतीय दर्शन में अद्वैतवाद कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? अद्वैत, यानी जहां कोई भेद ना हो। और एक दूसरी विचारधारा है अराजकतावादी। इसका काम ही है समाज को तोड़कर, समाज में हिंसा, समाज में घृणा, समाज में उन्माद और विभेद उत्पन्न करके ये सिर्फ अपनी रोटी सेंकने वाली विचारधारा है। दोस्तों 1930 के दशक में ट्रेड यूनियंस विकसित हो रहे थे और देखेंगे कि ट्रेड यूनियंस में जो मजदूर नेता थे वो वास्तव में मजदूरों के बीच से ही खड़े होकर मजदूरों को झांसा देने भी लग गए थे और काम कर रहे थे मालिकों के हित के लिए। इस प्रकार के सर्वहारा को लुच्चा सर्वहारा कहते हैं। उसे लंपेन प्रोलेटेरिएट कहते हैं। वो छद्म सर्वहारा है जो सर्वहारा का पक्षधर होने का दावा तो करता है, किंतु उसी सर्वहारा को झांसा देता है, उसे धोखे में रखता है, वास्तव में अपने लिए लाभ अर्जित करता है। वह उसे दुनिया से कोई लेना देना नहीं। वास्तव में कुकुरमुत्ता इसी अराजकतावादी लुच्चा सर्वहारा का परिचायक है। आज का भटका हुआ मार्क्सवादी है। वह सर्वहारा नहीं, वह छद्म सर्वहारा है जो समाज को हिंसा और घृणा की आग में झोंके। निराला शुरू से ही अद्वैतवादी रहे। पिछली क्लास में आपने देखा होगा जब हम निराला की व्याख्या कर रहे थे, निराला ने कहीं कोई भेद नहीं किया। निराला की कविता में राम जैसे मानव की मैत्री बानर भालुओं से दिखाई जाती है। निराला की कविता में निर्गुण और सगुण में भी भेद नहीं है। निराला की कविता तुलसी की कविता की तरह ही शैव और वैष्णव में भी भेद नहीं करती है। निराला तो उस स्वाधीनता आंदोलन की उपज थे जो रो रहे थे, बिफर पड़े थे कि राष्ट्रीय शक्तियां क्यों अलग अलग हैं, विभाजित हैं। निराला कभी भी गांधीवादी और क्रांतिकारी शक्तियों में भेद नहीं चाहते थे। उनका तो उद्देश्य था, उनका कहना था कि जब आपको आज़ादी चाहिए, आप दोनों का लक्ष्य एक ही है, स्वतंत्रता, तो फिर आपस में भेद क्यों।
इसलिए राम की शक्ति पूजा की पंक्तियां देखिए। बैठे मारुति देखते राम चरणारविंद, हनुमान बैठे हुए राम के चरणों को देख रहे हैं। साधना मध्य भी साम्य, युग अस्ति नास्ति के एक गुण गण अनिंद्य, पा सच्चिदानंद विश्राम धाम। राम के बैठने की दशा कुछ ऐसी है कि दाएं हाथ की हथेली पर बायां पांव जमा हुआ है तथा दाएं पांव पर बाएं हाथ की हथेली जमी है। दक्षिण में वाम, वाम में दक्षिण। निराला तो ऐसे साम्य को चाहते थे। निराला जानते थे कि जाति धर्म के नाम पर समाज को बांटने वाले, बरगलाने वाले, बेमतलब जो सुंदर है, जो अतीत का है, जो कहीं किसी से किसी जाति का है, जो संस्कृत बोलने वाला है, जो गुलाब की तरह सुंदर दिखता है, क्या आप उसे कहीं से भी पूंजीपति घोषित कर देंगे? दोस्तों, मार्क्सवाद यह मानता है कि आंखों से ओझल कोई सत्ता नहीं। इसलिए मार्क्सवाद ने ईश्वर को खारिज किया, अतीत को खारिज किया, परलोक को खारिज किया, धर्म को खारिज किया। मार्क्स की ये जो विचारधारा थी वह निश्चित तौर पर गरीबों के लिए, सर्वहारा के लिए कहीं ना कहीं राहत भरी हुई थी। परंतु जो आज के मार्क्सवादी हैं, बिना सोचे समझे किसी को पूंजीपति घोषित कर दें, बिना सोचे समझे किसी को अभिजात्य घोषित कर दें और पूरे देश को आग की लपटों में झोंक दें। अब जरा सोचिए, हिंदू मुसलमान की लड़ाई कल तक लड़ते थे हम, सांप्रदायिकता की लड़ाई। फिर लड़ाई आगे बढ़ गई सवर्ण अवर्ण की। लड़ाई उससे भी आगे बढ़ गई ओबीसी वर्सेस एसटी एससी। ये क्या है? अराजकतावादी विचारधारा है, समाज को गुमराह करने वाली विचारधारा है। कहीं ना कहीं आज के मार्क्सवादी इसी विचारधारा के सहारे आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इस कविता कुकुरमुत्ता पर अपनी एक बात कही। उन्होंने कहा कि इसमें जो कुकुरमुत्ता की तर्क योजना है, यानी वो जो कुछ कह रहा है, वह कहीं से भी एक सर्वहारा की तर्क योजना नहीं है, बल्कि उसकी जो तर्क योजना है, उसकी जो बातचीत, उसकी जो भाषा है, वह उस वर्ग दृष्टि का पता देती है जो आज के आवारा शहरी टटपूंजियों की वर्ग दृष्टि है, जो मानवता का, समाज में सौहार्दता का रास्ता छोड़कर, वास्तव में क्रांति का रास्ता छोड़कर अराजकता का रास्ता अपनाए हुए। डिवाइड एंड रूल, बांटो और मौज करो। यानी कहा जा सकता है कि अंग्रेजों ने जो भेदवादी नीति अपना रखी थी, जो षड्यंत्रकारी नीति अपना रखी थी, डिवाइड एंड रूल, आज के अराजकतावादी, लुच्चा सर्वहारा प्रकार के लोग, छद्म मार्क्सवादी इसी विचारधारा के सहारे आगे बढ़ रहे हैं। किसी को लड़ा देना। मार्क्स तो जाति रहित समाज की कामना कर रहा था, लेकिन मार्क्स के चेले जो हमारे समाज में आज बैठे हैं, वो मार्क्स के नाम पर बिना मार्क्स को ठीक से समझे, देखिए सच में वही जाति की राजनीति कर रहे हैं। वो किसी न किसी जाति का कार्ड खेलते हैं। उनका काम है सिर्फ वोट बैंक की राजनीति, समाज को बांटकर अपने लिए लाभ लेना। बात समझिएगा। इसीलिए इस कविता में जो कुकुरमुत्ता है, याद रखिए, वह सर्वहारा नहीं है, वह गरीब नहीं है, बल्कि वह गरीबों के बीच रहने का ढोंग करने वाला वास्तव में लुच्चा सर्वहारा है। गुलाब यदि पूंजीपति होता तो सर्वहारा को ये मोटी मोटी गालियां देता, यानी गरीब को। लेकिन इस गुलाब की सिर्फ इतनी गलती है कि वह सुंदर है। ये गुलाब तो शालीन है, एक भी शब्द कविता में नहीं बोलता। वह कुकुरमुत्ता के लगाए गए सभी आक्षेपों पर मौन रहता है।
तो क्या जो मौन रहे, क्या जो शालीन रहे वो पूंजीपति है? दोस्तों दूसरी बात कि इस कविता का जो कुकुरमुत्ता है वह देखा जाए तो आज के मार्क्सवादियों की तरह बड़बोला है। जिस प्रकार आज के मार्क्सवादी दावा करते हैं मैं बड़ा, अपने आप को राजनीति में श्रेष्ठ बताने की कोशिश, अपने आप को जनता का हिमायती बताने की कोशिश, अपने आप को जनता का सबसे बड़ा हमदर्द बताने की कोशिश आज के लुच्चा मार्क्सवादी करते हैं। लुम्पेन प्रोलेटेरिएट, भटके हुए सर्वहारा, अराजकतावादी सर्वहारा। इसलिए कुकुरमुत्ता भी ऐसी ही भाषा का प्रयोग करता है, कहता तू नहीं मैं बड़ा, देख मुझे 1.5 बलिस्थ और चढ़ा। वास्तव में कुकुरमुत्ता कितना भी बड़ा होगा तो उंगली भर का होगा, और गुलाब कितना भी छोटा होगा तो घुटने भर का होगा। लेकिन ये कुकुरमुत्ता अपने आप को गुलाब से बड़ा कहता है। इतना ही नहीं, ये कुकुरमुत्ता कहता है संसार की जितनी भी चीजें हैं वो सब मुझसे उत्पन्न है। कहता है चाहे विष्णु का सुदर्शन चक्र हो, चाहे दही मथने वाली मथानी हो, चाहे नाव हो, चाहे पल्ला हो, चाहे कल्लू हो, चाहे कल्ला हो, विश्व के जितने धर्म दर्शन हैं, चाहे ओम फलस हो, चाहे पाइथागोरस का प्रमेय हो, दुनिया के सभी धर्म दर्शन मुझसे उत्पन्न हैं। जो ये कहे कि संसार की सभी चीजें मुझसे उत्पन्न हुई हैं, जो ये कहे कि विश्व के सभी धर्म दर्शन की उत्पत्ति का कारण मैं हूँ, जो ये कहे संसार के जितने गीत संगीत हैं वो मुझसे उत्पन्न हैं, तो आप समझ सकते हैं वह बड़बोला है, अराजकतावादी है, स्वयं को कहीं ना कहीं समाज से ऊपर देखने की कोशिश करता है, वह लोगों को छलने की कोशिश करता है। मगर गुलाब एक भी शब्द नहीं बोलता। निराला अद्वैतवादी थे। अद्वैत का अर्थ ही होता है जो समाज के सभी द्वैत को खत्म कर दे, जो समाज के सभी भेद को खत्म कर दे। इसीलिए निराला और पंत जैसे रचनाकारों ने मार्क्सवाद पर जमकर प्रहार किया था, क्योंकि इन्होंने देखा था कि भारतीय समाज में मार्क्सवाद वाकई में विष बोने का काम कर रहा है। और मार्क्सवादी चेले जो स्वयं तो ऊंचे ऊंचे महलों में रहते हैं, फ्लाइट से आना जाना है, राजनैतिक गद्दियों पर विराजमान होते हैं, ये वास्तव में मार्क्सवाद के नाम पर जनता को गुमराह कर रहे हैं। इसीलिए निराला और पंत की कविताओं में मार्क्सवाद पर कई व्यंग है। पंत लिखते हैं धन्य मार्क्स तुम चीर तमाछन्न, पृथ्वी के उदय शिखर पर तुम त्रिनेत्र के ज्ञान चक्षु बन प्रकट भय प्रलयंकर। कहते हैं यार तू तो प्रलयंकर है भाई, प्रलयकारी है, जो समाज को बांटे। और निराला भी कहते हैं कि विदेशी चश्मे से, किसी विदेशी दर्शन से, विदेशी विचारधारा से आप भारतीय समाज को देख सकते हैं क्या? इसलिए इस कुकुरमुत्ता कविता में एक तरफ आप देखेंगे तो फ्राइड पर प्रहार करते हैं, दूसरी तरफ मार्क्सवादी विचारधारा पर। और तब लिखते हैं जैसे फैलसी और फलसफा जरूरत हो और हो दफा, कॉस्मोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन और फ्राइड और लिट्टन। निराला जानते थे ये विचारधारा भारतीय समाज को देखने समझने में कहीं से भी उपयुक्त नहीं है। वास्तव में भारत में पूंजीपति हैं कितने, इसलिए हम गरीबों को भी बेमतलब पूंजीपति साबित करने में लगे। क्या जो ईश्वर में आस्था रखता है, क्या जो धर्म में आस्था रखता है, जो मानवता की बात करता है, आप उसे पूंजीपति घोषित कर देंगे? क्या किसी की चमड़ी गोरी है, कोई थोड़ा सुंदर दिखता है, थोड़ा लंबा है, तो क्या उसे पूंजीपति घोषित करके उसके खिलाफ गरीबों को एकजुट करेंगे? क्या यही वर्ग संघर्ष है? नहीं।
रामविलास शर्मा कहते हैं ये आज के आवारा शहरी टटपूंजियों का प्रतिनिधि है कुकुरमुत्ता, जो क्रांति और वर्ग संघर्ष का रास्ता छोड़कर अराजकता के सहारे बढ़ रहा है। यदि आप देखें तो कहीं ना कहीं निराला की कविता आज भी प्रासंगिक है। कहीं ना कहीं अर्बन नक्सलिज्म पर भी ये कविता व्यंग करती है। दोस्तों, यदि कविता में कुकुरमुत्ता वास्तव में सर्वहारा होता, समझिए, तो निराला स्वयं सर्वहारा थी। बेटी की शादी के लिए तो दहेज नहीं था, मर जाती है वो बेटी 18 साल में ही, उसके इलाज के लिए एक ढेले तक का पैसा नहीं था। रो पड़ते धन्य पिता मैं निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित ना कर सका, जाना तो अर्था गम उपाय पर रहा सदा संकुचित काय, लगकर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा स्वार्थ समर। जिसके लिए बेटी ही गीते हो सूचिते हो, लेकिन ऐसी गरीबी कि बेटी को बचा नहीं पाए, उसे पाल तो नहीं पाए, कुछ कभी उसे ना तो दूध दही दे सके, ना चिनांसुक रेशमी वस्त्र पहना सके। ऐसा निराला स्वयं सर्वहारा थे, स्वयं गरीब थे, जीवन भर अकिंचन बने रहे। यदि वास्तव में कुकुरमुत्ता सर्वहारा होता तो निराला कभी भी कुकुरमुत्ता का मजाक नहीं उड़ाते। ये तो लुच्चा सर्वहारा है, आज का भटका हुआ मार्क्सवादी है। इसीलिए कविता मार्क्सवादी न होकर मार्क्सवाद पर प्रहार करने वाली है। ध्यान से सुनिएगा, कुकुरमुत्ता को निराला कविता के दूसरे भाग के अंत में उसका कलिया कबाब बनवा देते हैं और संकेत देते हैं जो विचारधारा समाज को तोड़े, गुमराह करे, उसमें घृणा फैलाए, उन्माद फैलाए, बांटे, उसकी तो पकौड़ी बना के खा जाओ, उसका कबाब बना के खा जाओ। अब दूसरी बात दोस्तों, इस कविता में एक तरफ नवाब की बेटी है, नवाब की बेटी का नाम बहार है, समझिए, और दूसरी तरफ माली की बेटी है जिसका नाम गोली है। याद रखिए, मार्क्सवाद कभी भी माली के बच्चे और राजा के बच्चे में मैत्री नहीं चाहता। इसीलिए इस स्तर पर भी कविता मार्क्सवादी नहीं है, बल्कि अद्वैतवादी है, मानवतावादी है। निराला ने कविता में माली की बेटी गोली और नवाब की बेटी बहार में मैत्री दर्शाई है। और दूसरी बात कि यदि कुकुरमुत्ता सर्वहारा होता तो इस कुकुरमुत्ता यानी सर्वहारा को माली की बेटी गोली यानी सर्वहारा के द्वारा ही सर्वहारा को कभी नहीं तोड़वाते, उखड़वाते। गोली कुकुरमुत्ता को उखाड़ती है। अब एक तीसरी बात, यदि गुलाब पूंजीपति होता, समझिए, तो कविता के अंत में एक पूंजीपति गुलाब को पूंजीपति नवाब ये नहीं कहता कि चल जहाँ जहाँ उगे हों गुलाब, अब उनकी जगह मैं भी चाहता हूँ कुकुरमुत्ता। क्या एक अमीर को उखाड़ कर गरीबों को बसाना चाहेगा? गुलाब पूंजीपति नहीं है। इसीलिए नवाब कहते हैं कि भाई कुकुरमुत्ता का कलिया कबाब ऐसा जैसा भाजियों में नवाब उसकी बेटी आकर के सुनाती है बहार कि मैं गोली के यहाँ किस प्रकार उसका कलिया कबाब खाई, मत पूछिए पिताजी कि सभी भाजियों में ये कुकुरमुत्ता नवाब की तरह इसका कलिया कबाब ऐसा स्वाद देता है जैसा आदमियों में नवाब। एक नवाब अपनी तुलना कुकुरमुत्ता से सुन करके तो कुकुरमुत्ते से चिढ़ करके उसे उखाड़ देता। ये कहाँ जंगली एक वनस्पति, एक सब्जी भाजी, गंदगी में उगी हुई चीज, और कहाँ मैं नवाब। नवाब
एक अमीर होकर, रईस होकर कहता है माली को बुला करके कि जहाँ जहाँ उगे हैं गुलाब, अब मैं भी चाहता हूँ कुकुरमुत्ता। यानी कुकुरमुत्ता सर्वहारा नहीं है और गुलाब पूंजीपति नहीं। दोस्तों, कविता में यदि थोड़ा और सूक्ष्म दृष्टि डालें तो आलोचकों ने माना, जैसे राम वृक्ष बेनीपुरी एक निबंध लिखते हैं गेहूं और गुलाब। इसमें आप क्या गेहूं को सर्वहारा मानेंगे और गुलाब को पूंजीपति? ना जी ना। याद रखिए, गुलाब हमारी भौतिक आवश्यकता है, गेहूं हमारी भौतिक आवश्यकता है, पेट भरने की चीज है, और गुलाब हमारी सांस्कृतिक आवश्यकता है। मनुष्य तभी सर्वांगीण विकास कर सकता है जब उसे गेहूं और गुलाब दोनों प्राप्त हों। इसलिए आप देखें तो कुकुरमुत्ता रचना में भी गुलाब को पूंजीपति कह देना सीधे सीधे बेवकूफ़ी है। यह गुलाब तो दोस्तों सांस्कृतिक पूर्ति है, सांस्कृतिक भावनावाद है, मनुष्य की सांस्कृतिक आकांक्षा है जो सबकी ज़रूरत है। अमीर को भी चाहिए संस्कार और गरीब को भी चाहिए। बहुत से अमीर ऐसे हैं, धन दौलत तो है लेकिन संस्कारहीन है। और निराला जैसे गरीब भी थे, बेशक अकिंचन धन दौलत नहीं, लेकिन राष्ट्र हित पर, सामाजिक हित पर लख न सका वे दृग विपन्न, जो गरीबों की आहों को देख करके हमेशा सिहर जाते हों, स्वयं गरीब बने रहे लेकिन अपने लाभ के लिए कभी कोई काम नहीं किया। यानी संस्कृति, संस्कार, सांस्कृतिक भावनाएं, ये सबकी जरूरत है। इसलिए यदि आप कहें तो इस रचना में जो कुकुरमुत्ता है वो कहीं से भी सर्वहारा नहीं है, वह तो लुच्चा सर्वहारा है। अब निराला उन रचनाकारों पर प्रहार करने के माध्यम से आज के मार्क्सवादियों, प्रगतिवादियों पर प्रहार कर रहे थे, जो बिना सोचे समझे किसी को सर्वहारा बना दें, किसी को पूंजीपति। इसीलिए आधुनिक पोएट को उन्होंने कहा, दुम हिलाता उसके पीछे टेरियट, मानो आधुनिक पोएट। कुत्ते की तरह किसी के पीछे दुम हिलाने लग गए, बिना सोचे चीन के साम्यवादी परंपराओं का गीत गाने लग गए। लाल सलाम ताल देना के गीत, लाल चीन, लाल रूस, क्रांति सलाम, सब कुछ ठीक है। यदि कहीं गरीब का शोषण हो तो उसके हक की बात की जाए। अमीरों के चंगुल से, उनके षड्यंत्रवादी इरादों से गरीब की रक्षा जरूरी है, मगर इसका अर्थ ये नहीं कि बिना सोचे समझे आपस में गरीबों को ही, किसी को पूंजीपति बना के किसी को सर्वहारा आप लड़ाएं। इसका अर्थ ये नहीं कि कहीं कोई जाति से यदि मान लीजिए शालीन है, कुलीन है, कोई धर्म से शालीन है, कुलीन है, तो आप उसे पूंजीपति मान लें। यदि कोई ईश्वर में आस्था रखता है तो आप उसे पूंजीपति मान लें, उसका कत्लेआम करा दें। ये तो कमाल की बात है। आज के मार्क्सवादियों ने पता नहीं किस प्रकार की धर्मनिरपेक्षता को स्वीकार कर लिया है। समाज का एक वर्ग यदि मंदिर जाए, ईश्वर का नाम ले, तो उसे वो सांप्रदायिक कह देते हैं, और दूसरा वर्ग मस्जिद जाए, वो कभी दूसरे धर्म का नाम ना ले तो उसे वो उदारवादी कह देते हैं, उसे मानवतावादी होने का दर्जा देते हैं। समझिए, यानी आज का जो मार्क्सवाद है वो टेरियर, कुत्ते की तरह है, दुम हिलाते उस कुत्ते की तरह। माफ कीजिएगा, मैं नहीं कह रहा हूँ, निराला जी की कविता है, उसके पीछे दुम हिलाता टेरियट जैसे आधुनिक पोएट। और तब कहती हैं, जैसे प्रोग्रेसिव का कलम लेते रोके नहीं रुकता जोश का पारा, और पढ़ने वालों ने भी जिगर पर रखकर हाथ कह दिया, लिख दिया जहां सारा। बस कलम आने की देर है, कुछ भी उगल गए, कुछ भी आग लगा गए, समाज को बांट गए। ये वास्तव में जो कुकुरमुत्ता है
उन्हीं भटके हुए मार्क्सवादियों, उन्हीं भटके हुए प्रगतिवादियों का प्रतिनिधि है, परिचायक है, जो स्वयं तो लाभ के लिए जीते हों, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जीते हों, किंतु ऊपर से दिखावे के लिए गरीबों को छलावा देने की कोशिश करते हों, यानी छद्म मानवता की बात करते हों, छद्म धर्मनिरपेक्षता की बात करते हों। इनकी सारी भावनाएं शूडोइज्म से भरी हुई हैं। कुकुरमुत्ता कोई और नहीं, वही छद्म सर्वहारा है, लुच्चा सर्वहारा है, समाज को बांटने वाला, समाज को में उन्माद फैलाने वाला, या एक ऐसी विचारधारा का प्रतिनिधि है जो समाज को तोड़े। तब आप कहेंगे कि निराला की कविता मार्क्सवादी न होकर बल्कि मार्क्सवाद पर प्रहार करने वाली, मानवतावादी, मानवीय एकता को स्थापित करने वाली अद्वैतवादी कविता है। इस कविता का उद्देश्य उन सभी विचारधाराओं का विरोध करना है जो भारतीय समाज और उसकी नैतिकता के लिए खतरनाक है। अब जरा फ्राइड सोचिए, यदि निराला लिखते हैं कॉस्मोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन जैसे फ्राइड और लिट्टन, फैलसी और फलसफा, जरूरत हो और हो रफा। अरे ऐसे धर्म दर्शन का क्या जो जीवन में काम ना आए? वह दर्शन क्या कर लेगा जो जीवन विरोधी है? दर्शन और धर्म तो वह होना चाहिए जो जीवन के लिए हो, जो जीवन जीने की सीख दे, जो मानवता की सीख दे। और तब कबीर कहते हैं, एक बूंद ते विश्व रच्यो है, को बाभन को सुद्रा। और तब कबीर कहते हैं, ना मैं हिंदू ना मैं तुर्क, कहते हिंदुअन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई। कबीर पर इसी अद्वैत का प्रभाव था, इसलिए मंदिर मस्जिद का विरोध कर रहे थे, मानवता की पाठशाला चला रहे थे। लेकिन आज का मार्क्सवाद कहीं ना कहीं एक धर्म की पाठशाला चला रहा है, कहीं ना कहीं एक विचारधारा की पाठशाला चला रहा है, और वो विचारधारा है समाज को तोड़ने वाली। इसीलिए निराला, कहीं का रोड़ा कहीं का पत्थर, टी.एस. एलियट ने जैसे दे मारा, विदेशी ईंट पत्थर से आप भारत में घर बना रहे हैं। अरे भाई, वो इग्लू आपने सुना होगा, एस्किमो जाति के लोग बर्फीले क्षेत्र में ऐसे घर बनाते हैं बर्फ के। अब तुम भारत में वैसे घर बना लो, उसका मतलब पश्चिमी लोग हमेशा कोट पैंट पहन के रहते हैं, तो उनकी नकल करने के लिए हम और आप अपनी शादी में कोट पैंट, पता चलता है जून के महीने में कोट पैंट पहने हुए हो, दूल्हा बेचारा पसीने से लथपथ। अरे रिश्ते जोड़ने जा रहे हो, जोड़ने में ही तुम पसीने से लथपथ हो गए भाई। ये क्या अनुकरण है? जिस प्रकार आज के मार्क्सवादी भारतीय लोग भी मतलब पश्चिमी दर्शनों का अनुकरण कर रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं। हम और आप जीन्स पहन के घूमते हैं, सोचते हैं बड़े ही मॉडर्न लोग हैं, प्रोग्रेसिव लोग हैं, प्रगतिशील हैं। काहे के प्रगतिशील? वो वास्तव में ब्लास्ट फर्नेस में या ऐसी औद्योगिक इकाइयों में जहाँ लोहा पिघलाया जाता हो, कोई बहुत गर्म चीज़ पिघल रही हो, उस गर्मी से बचाने के लिए चमड़ी को वो जीन्स जैसे मोटे कपड़े पहनते थे मजदूर, हम उसे फैशन में पहन रहे हैं। बात समझिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब भी आप कहीं का रोड़ा कहीं का पत्थर, टी.एस. एलियट ने दे मारा की कवायद पर चलेंगे तो इस अनुकरण से समाज हमेशा घाटे में रहेगा। समाज को बरगलाने का काम किसी पश्चिमी देश या पश्चिमी विचारधारा का अनुकरण है, वो भी बिना सोचे समझे। तो याद रखिए, अंत में माली कहता है, नवाब से सरकार मुआफ फरमाए खता, कुकुरमुत्ता अब उगाए नहीं उगता। इस प्रकार के कुकुरमुत्ता तो हर रोज राजनीति में उग रहे हैं, परंतु वो कुकुरमुत्ता उगाए से नहीं उगता। देखा जाए तो कुकुरमुत्ता तो एक प्राकृतिक वनस्पति है, लेकिन कुकुरमुत्ते की तरह राजनीति में विचारधारा को लेकर के जैसे तैसे लोग उगा रहे हैं।
कई संस्थाएं हैं भारत में, कई ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहां खड़े होकर के लोग हिंदुस्तान को तोड़ने का डायलॉग दे रहे हैं, हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे, और वो दावा करते हैं कि हम मार्क्सवादी हैं। ध्यान से समझना, निराला की यह कविता ऐसे ही मार्क्सवादियों पर प्रहार करती है, ना कि यह कविता मार्क्सवादी है। कुकुरमुत्ता मार्क्सवादी कविता नहीं, निराला मार्क्सवादी रचनाकार नहीं, निराला तो छायावादी मानवतावादी रचनाकार थे। बेशक कविता ऊपर से भ्रम उत्पन्न करे, किंतु उसका उद्देश्य मानव की एकता। जहाँ नवाब की बेटी बहार और माली की बेटी गोली में मैत्री हो सके। अब समझिए, आगे आगे चली बोली जैसे डिक्टेटर और उसके पीछे बहार जैसे भुक्खड़ फॉलोअर। निराला यदि मार्क्सवादी हो गए होते और कविता मार्क्सवादी होती तो माली की बेटी गोली डिक्टेटर की तरह नहीं चलती और नवाब की बेटी बहार फॉलोअर की तरह, भुक्खड़ फॉलोअर की तरह फॉलो नहीं करती। निराला ने दर्शाया कि भूख सबको लगती है, सांस्कृतिक भावनाएं सबकी ज़रूरत हैं, मानव मानव में मैत्री की आवश्यकता है। समाज को बांटिए मत, बल्कि बांटने वालों का सतत विरोध हो। अब जितनी पंक्तियां आप सुन गए, अबे सुनबे गुलाब, या रोज पड़ता रहा पानी, या जैसे प्रोग्रेसिव का कलम लिए रोके नहीं रुकता, या कॉस्मोपॉलिटन मेट्रोपॉलिटन, तो आप व्याख्या भी बहुत सटीक कर पाएंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में मार्क्सवाद पर प्रहार करने की कोशिश की गई है। जो विचारधारा समाज को बांटे, समाज में उन्माद फैलाए, वह भारतीय समाज के लिए उपयुक्त नहीं, क्योंकि भारतीय समाज को मानवतावाद से देखा जा सकता है, अद्वैतवाद से जोड़ा जा सकता है। मानव की एकता की बात करने वाली विचारधारा की हमें आवश्यकता है, ना कि मानव को बांटने वाली विचारधारा। आज का भटका हुआ मार्क्सवाद मानव को बांट करके अपनी रोटी सेंक रहा है, जो अपने लिए पार्टी बना रहा है, स्वयं सत्तासीन होने की कोशिश कर रहा है, स्वयं समाज के सभी भोगों को भोगना चाहता है और गरीबों को कहता है कि तुम गरीब बने रहो। अर्थात गुमराह करने वाली विचारधारा पर प्रहार करने का नाम ही कविता कुकुरमुत्ता है। निराला की यह कविता मार्क्सवाद नहीं, बल्कि मानवतावाद की कविता है। आसान है तो बने रहिए, देखते रहिए ढेर सारे वीडियोज, फायदा मिलेगा जरूर। खूब इत्मीनान से सुने। नमस्ते दोस्तों।